नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पूरे देश में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हजारीबाग में जवानों ने बीएसएफ कैंप में किया योग। मौके पर सार्जेंट मेजर और कमांडेंट रहे मौजूद। गुमला में लोगों ने योग अभ्यास कर मनाया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया योग अभ्यास। मौके पर मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार सोनी रहे मौजूद। गुमला में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में थाना प्रभारी अमित चौधरी रहे मौजूद। थाना प्रभारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। मोतिहारी में कमला नदी में संध्या आरती का आयोजन। बाढ़ से बचने के लिए की जा रही मां कमला की आरती। 2019 में कमला नदी में आई थी भीषण बाढ़। चलिए, खबरों की शुरुआत हजारीबाग से करेंगे, जहां मेरू स्थित बीएसएफ कैंप के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीएसएफ कैंप में योग किया। योग दिवस के मौके पर बीएसएफ के सभी जवान, सार्जेंट मेजर और कमांडेंट भी मौजूद हुए। वहीं उपस्थित लोगों ने मिलकर योग अभ्यास किया। मेरू कैंप सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य कर्मियों ने चतुर्वेदी व्यायामशाला में आयोजित सत्र में योग अभ्यास किया। बता दें कि जिसमें कुल 275 कार्मिक सम्मिलित रहे। मेरू कैंप के पीटी समूह के कुशल योग प्रशिक्षकों ने ये योग अभ्यास कराया। वहीं दूसरी तरफ फ्रेरी से संगनियों ने और बच्चों ने भी बाबा मेरू के तत्वाधान में मल्टी यूटिलिटी हॉल में आयोजित सत्र में योगाभ्यास किया। बढ़ते आगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने लोगों को बधाई दी। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने अपने आवास पर योग भी किया और कहा कि अपनी जीवन शैली में योग जरूर अपनाएं और अपने तन मन को स्वस्थ बनाए रखें। अगली खबर गुमला से है, जहां जिले में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर पालकोट प्रखंड, घाघरा प्रखंड और सिसई प्रखंड में कई जगहों पर लोगों ने योग अभ्यास किया। घाघरा प्रखंड में भी भारतीय जनता पार्टी घाघरा मंडल के द्वारा योग किया गया। साथ ही घाघरा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा घाघरा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में बीजेपी कार्यालय चांदनी चौक स्थित परिसर में बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में योगाभ्यास प्रशिक्षक संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। वहीं घाघरा मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार सोनी ने कहा कि रोजाना योग करने से रोग मुक्त और शरीर तंदुरुस्त रहता है, इसलिए सभी लोगों को समय निकालकर योग जरूर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिमडेगा जिले में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों को हर रोज योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए योग करना जरूरी है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार और जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने वर्चुअल योग कार्यक्रम से जोड़ते हुए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में योग किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक जीवन के विकास में योग काफी सहयोगात्मक है, इसको सभी को करना चाहिए। और अब बात साहिबगंज भी करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख और अध्यक्ष अखंड भारत सेवा समिति मुरलीधर तिवारी ने अपने आवास पर कई योग और प्राणायाम किए। उनके साथ उनके बेटे आरुष तिवारी ने भी योग अभ्यास किया। उन्होंने जिलावासियों को एक संदेश भी दिया कि योग को हर व्यक्ति नियमित रूप से अपनाएं, जिससे हम सभी कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं कोरोना महामारी से भी निपटने में योग सार्थक प्रमाणित हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग करना चाहिए। तो साहिबगंज में भी योगाभ्यास करते हुए लोग नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख और अध्यक्ष अखंड भारत सेवा समिति मुरलीधर तिवारी ने अपने आवास पर योग और प्राणायाम किया। इस दौरान वो अपने बेटे के साथ भी योग करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां वो खुद भी योगाभ्यास कर रहे हैं, साथ ही उनका बेटा भी इस दौरान उनके साथ योगाभ्यास में शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को नियमित रूप से योग को अपनाना चाहिए, जिससे योग के माध्यम से हम कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी योगाभ्यास काफी लाभदायक साबित हुआ है कोरोना से विजय पाने में। साहिबगंज की तस्वीर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख और अध्यक्ष अखंड भारत सेवा समिति मुरलीधर तिवारी ने अपने आवास पर कई योग और प्राणायाम किए। इस दौरान उनका बेटा भी योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहा। और गुमला जिले के चैनपुर में बजरंग दल से दुर्गा वाहिनी के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में चैनपुर थाना प्रभारी अमित चौधरी मौजूद रहे, जिन्होंने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर थाना प्रभारी अमित चौधरी ने रक्तदान भी किया। साथ ही बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। बता दें कि कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री केशव चंद्र शाय और बजरंग दल के जिला संयोजक मुकेश सिंह भी शामिल हुए। वहीं बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश सिंह ने कहा कि रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। वहीं रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए चैनपुर मातृशक्ति के द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई। वहीं बजरंग दल संयोजक ने कहा कि शिविर में कुल 28 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसका सभी लोगों ने सराहना भी की। चैनपुर प्रखंड के दुर्गा मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आज 30 कार्यकर्ताओं ने यहां रक्तदान किया। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रखंड स्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वहां के लोग हैं, वहां के लोगों को जागरूक करना, ये अपने संगठन के स्तर से प्रयास करना कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और रक्तदान करें। क्योंकि अभी का जो समय है, प्रतिदिन आप देखते होंगे कि सिकल सेल एनीमिया जैसा एक बीमारी है जो छोटे बच्चों को अक्सर होता है। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करके प्रयास कर रहे हैं कि लोग अक्सर अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे कि जो बीमारी है, प्रत्येक बच्चा को जो बीमारी हो रहा है एनीमिया सिकल सेल, तो इसको लेकर के हम लोग ब्लड के माध्यम से, क्योंकि 15 से 20 दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोग जो रोगी आते हैं अस्पताल में, उन सबको हम लोग मदद करें। और गुमला जिले में एक बार फिर दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति और उसकी वृद्ध मां को अपनी दबंगई का शिकार बनाया। घटना को लेकर बताया गया कि पीड़ित सोमराव और उसकी बुजुर्ग मां सनियारों से दबंग सुशील उराव और आशीष उराव दोनों भाई ने 30,000 रुपए रंगदारी की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गांव के ग्रामीण और परिजनों के सहयोग से उसे घाघरा थाना लाया गया, जहां पुलिस ने सबसे पहले दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा भिजवाया और दोनों का इलाज करवाया गया। थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। तो गुमला में एक बार फिर से दबंगों का खौफ देखने को मिला है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति और उसकी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की गई। पैसा नहीं देने पर यह मारपीट की गई, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराने जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सबसे पहले थाना प्रभारी ने उन्हें अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया गया। जिसके बाद थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार का कहना है कि मामले की छानबीन लगातार की जा रही है। सर 9 बजे लगभग हम दाढ़ी कमाते रहे और बैठ रही और अचानक ऐसे की समझ के आए। कौन कौन आ रहे? मैंने सुशील उराव और आशीष उराव और पिता पर स्वर्ग विषय उराव, वो मैंने आए रहे। और उसके बाद मौके आप दाढ़ी कमाते वहाँ पर चक्कर में अब मैंने आला यार एकदम तुम लोग दाढ़ी दिशा ही कहत हैं। उसके बाद तुरंत मैंने कहा 20-30 हजार रुपया जल्दी देख देवा आने तो मार के मुराई दे। अच्छा। और लाठी के गिराए दे। बढ़ते हैं आगे और अब बात मधुबनी की करेंगे, जहां जिले के जयनगर अनुमंडल में स्थित कमला नदी में संध्या आरती का आयोजन किया गया। जब मां कमला की आरती हो रही थी तो उस समय पूरे जयनगर में भक्तिमय माहौल था। लेकिन जिस तरह से वाराणसी में
मां गंगा की आरती होती है, उसी तरह से अब कमला महारानी की भी आरती करना शुरू कर दिया गया है और यहाँ हर सप्ताह यह आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने मां कमला की साप्ताहिक आरती की शुरुआत की है, जिससे इस बार मां कमला बाढ़ को अपने नियंत्रण में रख सके और आम लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो या नुकसान ना हो, इसलिए अब हर सप्ताह मां कमला की आरती की जाएगी। वहीं कमेटी के संयोजक अरविंद तिवारी ने इस दौरान कहा कि ये आरती की शुरुआत नहीं बल्कि लोगों का प्रण है। जब तक सूरज चांद रहेगा मां कमला की आरती होती रहेगी। आपको बता दें कि साल 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे, जिसके बाद अब कमला नदी में संध्या आरती का आयोजन शुरू किया गया है। कमला बिगला मिथिला धाम, अवध है सरजुग सीताराम, अवध है हरिद्वार और बनारस में यहाँ के नर नारी आरती देख चुके थे। आज वर्षों से यहाँ के लोग को दबाव था कि आरती हो, आज कल करते करते संत महात्मा के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से ये आरती का आयोजन किया गया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां पानी के बहाने को लेकर हुए विवाद में पूर्व मुखिया के पोते को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने गोली मारने वाले उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना स्थल पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर कैंप कर रही है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधार पर पंचायत का है। तो समस्तीपुर का ये पूरा मामला, जहां विवाद में पूर्व मुखिया के पोते को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पानी के बहाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व मुखिया के पोते को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने गोली मारने वाले उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने इस दौरान कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं घटना स्थल पर फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लगातार पुलिस घटना स्थल पर कैंप भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि पानी का बहाना, पानी को लेकर जो विवाद हुआ वो इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग उतारू हो गए, जिसके चलते पूर्व मुखिया के पोते को गोली मारी गई, उसकी हत्या की गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गोली मारने वाले उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए। अफरोज, समस्तीपुर का ये मामला निकल करके सामने आया है, जहां पानी के बहाने से विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई, एक दूसरे की हत्या करने के लिए लोग उतारू हो गए। ऐसा लगता है कि अब समस्तीपुर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। प्रगति, बिल्कुल ये समस्तीपुर जो है अपराधों का गढ़ ही बनता दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले बता दें, ताजा मामला जो है समस्तीपुर के आधारपुर का है, जहां
उप मुखिया जो है एक किसान है, उनको गोली में जो है मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई। उसी में जो है ग्रामीण आक्रोशित होकर उप मुखिया की पत्नी को जो है पानी में डुबोकर जो है मार डाला और उनके भतीजों को पीट कर जो है मौत के घाट उतार दिया। और अभी जो घटनास्थल पे है स्थिति तनावपूर्ण, काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। और दरभंगा परिषद के आईजी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बड़ी अधिकारी जितने भी है वो घटनास्थल पर जो है कैंप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मामले को जो है सुलझाया नहीं जा सका है। स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। जी अफरोज, जैसा कि आपने बताया कि मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद है, पुलिस लगातार वहां पे कैंप भी कर रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना निकल करके सामने आई। इससे पहले भी समस्तीपुर में कई ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं है और अपराधी कहीं न कहीं खाकी से बेखौफ है, तभी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगी या बाकी मामलों की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बिल्कुल प्रगति, जो जहां तक कार्रवाई की अगर बात की जाए, समस्तीपुर पुलिस की कार्रवाई जो है ये सीधे तौर पे जो है अगर कहा जाए तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। समस्तीपुर में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। और अभी जो ये ताजा मामला आया है, इसमें अब देखा जा सकता है कि कितने की गिरफ्तारी पुलिस करती है और क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अफरोज, इस दौरान बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि जहां राज्य सरकार ये हुंकार भरती है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरा व्यवस्थित है, सुनिश्चित है, लगातार पुलिस प्रशासन लोगों के बीच लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है जो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर तो सवालिया निशान खड़े करते ही हैं, राज्य सरकार की हुंकार को भी फीका करते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल, ये राज्य सरकार की जहाँ तक बात है तो उसको भी जो है उसकी जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाए वो भी फीका समस्तीपुर में पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ बता दे कि बात बात में जमीनी विवाद हो या कोई आपसी विवाद हो, बात बात में जो है लोग हथियार निकाल लेते हैं, हत्या कर देते हैं। इस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कहीं तरह से जो है कामयाब नजर नहीं आती है। अभी एक और ताजा मामला जो है प्रगति हम बता दें कि विभूतिपुर से निकल के आया है, जिसमें हथियार लड़ाते हुए जो है लोग जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जान मारने की धमकी दी जा रही है। वो जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ समस्तीपुर पुलिस जो है कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और अपराधी तक पहुंचने में जो है कामयाब नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल अफरोज, तो ये खाकी की बड़ी नाकामी दर्शा रही है ये तस्वीरें कि कहीं न कहीं खाकी नाकाम है अंकुश लगाने में अपराध पर और अपराधियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टी कोविड वैक्सीन के मामले में देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह कर रही है। उनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि वैक्सीन में जानवरों के खून होने की अफवाह भी फैलाई जा रही है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र रामबाण उपाय है। इससे लोगों की जिंदगी बचेगी, तभी हम और आप राजनीति भी कर पाएंगे। नित्यानंद राय समस्तीपुर बीजेपी जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो यहां के सांसद के साथ ही देश के गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उसे समय पर आने पर निजी हॉस्पिटल को भी सरकारी कार्य के लिए अधिग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले लोगों का चेहरा जल्द ही बेनकाब होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में एक ही नहीं 2 कोविड वैक्सीन का निर्माण हुआ है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ही कोविड जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सकता है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2021 तक देश के सभी लोगों को फ्री टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। सौभाग्य है कि मैं उजियारपुर के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सांसद हुआ हूं। यहां पीएम केयर फंड से पटोरी अनुमंडल अस्पताल परिसर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा, जिसकी क्षमता 500 लीटर पर मिनट होगी। इस प्लांट का साइट निर्माण सिविल वर्क एनएचआई द्वारा होगा और प्लांट स्थापना सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी सीएमएसएस के द्वारा किया जाएगा। और जो वहां कुछ काम इस प्लांट के लिए जो यहां बिहार सरकार को करनी थी, जिला प्रशासन को करनी थी, उसका भी काम
वहां उस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, जहां बिहार में संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहली बार वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी के लगभग 1000 प्रमुख नेताओं के साथ वर्चुअल मोड पे जुड़कर कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बता दें कि आरसीपी सिंह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद रहे। वहीं वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही आरसीपी सिंह ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को बेस्ट करार दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि कोरोना की लहर का मुकाबला जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है वो अद्वितीय है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व इंसान है। बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि आज भले ही कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई हो, लेकिन हमें तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सचेत रहने की जरूरत भी है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा और जितने हमारे साथी सब लोगों से कई महीनों के बाद हम लोग फिर से आज संवाद कर रहे हैं और इस संवाद कोविड के चलते वर्चुअल है और हम लोग मुख्य रूप से जितने हमारे साथी उनको हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि जहां कहीं भी हैं वो प्रोएक्टिव रह करके जो कोविड के खिलाफ जंग चल रहा है और उसमें सबसे सफल हथियार जो है वो जो है वैक्सीनेशन का है, टीकाकरण का है। तो हम लोग सबको संदेश देना चाहते हैं तो खुद लगाएं, अपने परिवार वालों को भी लगवाएं, जितने भी उनके आस पड़ोस में रहते हैं सबको एक लीड लेकर उदाहरण दें, जिससे कि हमारा जो आज देश है इस प्राप्ति से जो प्राप्ति को मिल रहा है और आगे इस प्रकार की चर्चाएं हो रही है तो भीड़ खोजना है तो हम लोग पूरी तरह से। और कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों में आ रही गड़बड़ी को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के आंकड़ों को किस हद से गलत बताएं, जब सरकार खुद ही अपने आंकड़ों से पीछे हट रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में व्यवस्था की काफी कमी है। सरकार का आंकड़ा है उसमें मैं गलत क्यों बताऊं? सरकार खुद अपने आंकड़े पर पीछे हट रही है और कभी कुछ आंकड़ा दे रही है, कभी उसका 4 गुना ज्यादा करके दे रही है। मैं समझता हूं जो आंकड़ा तो गलत है ही और सबसे बड़ी बात है जहां व्यवस्था का सवाल है, जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उसमें 4 विधायक जो चारों के चारों सत्ता पक्ष के थे, 3 एमएलसी और 1 एमएलए, उनके इलाज का व्यवस्था हुआ कि नहीं? आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं कोई ऐसा कटु बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस मामले में सरकार का जो सिस्टम रहा बिल्कुल ही असफल रहा। और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर अपनी ताकत दिखाने वाले एलजेपी अध्यक्ष श्री चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान अब अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को उनके घर में घुसकर चुनौती देने जा रहे हैं। जी हां, 5 जुलाई यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। चिराग पासवान ने बैठक खत्म होने के बाद खुद इसकी घोषणा की है। चिराग ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता के लिए कर्मभूमि थी और उसी हाजीपुर से वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति पारस फिलहाल हाजीपुर से ही सांसद हैं। वहीं बैठक से निकलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मीटिंग में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी से निकाले गए 5 सांसदों ने एलजेपी का नाम और सिंबल का इस्तेमाल अभी भी खत्म नहीं किया है। बैठक में इसकी निंदा की गई। चिराग ने यह भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का जन्मदिन 5 जुलाई को है। उनकी जयंती के मौके पर बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान चिराग ने यह भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति कुमार पारस ही पिता तुल्य थे। अब दोनों का हाथ सिर से उठ गया। ऐसे में बिहार की जनता ही मुझे आशीर्वाद देगी, तो इसलिए 5 जुलाई से हम लोग आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं।
की बैठक में मुझे खुशी है कि कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहां पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।